अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज लेने के लिए करें देसी कपास की उन्नत तकनीक से खेती। कृत्रिम गर्भाधान से होगा पशुओं में नस्ल सुधार। व्यावसायिक फसलों में कपास की खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। और जैसा कि वर्तमान समय देसी कपास की बुआई का चल रहा है, तो जो किसान देसी कपास की बुआई करना चाहते हैं वे किसान उन्नत किस्मों का चयन करके देसी कपास की बुआई करके अधिक उपज ले सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें देसी कपास की बुआई, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध कपास एक प्रमुख रेशे वाली फसल है। इसमें नेचुरल फाइबर पाया जाता है जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं देशी कपास की उन्नत खेती के बारे में। इसकी खेती के लिए दोमट से चिकनी दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। जिन खेतों में पानी का भराव रहता है उन खेतों में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए भूमि की अच्छी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, खाद उर्वरकों का प्रयोग आप मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करें। और अगर आप किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाए हैं तो आप 25 किलोग्राम यूरिया और 31 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति बीघा बुआई से पहले खेत तैयारी के समय ड्रिल करें। और जिन खेतों में जड़गलन रोग का प्रकोप अधिक होता है उन खेतों के लिए बुआई से पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को 50 किलो आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर छाया में रख दें। फिर इस मिश्रण को बुआई के समय प्रति बीघा की दर से पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें, जिससे आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, देशी कपास की खेती के लिए RG 8, RG 18, राज DH 9, HD 123, RG 542 उन्नत किस्में हैं, जिनकी औसत उपज क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो देशी कपास की खेती के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है।
बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तन में देशी कपास का 3 किलो बीज लेकर ऊपर से व्यापारी श्रेणी का सांद्र गंधक का अम्ल 300 ग्राम को डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करें। इससे बीजों का सारा रेशा उतर जाएगा। फिर बीजों वाले बर्तन में 10 लीटर पानी डालें और अच्छी तरह से हिलाकर पानी निकाल दें। बीजों को 3 बार सादा पानी से धोएं और फिर चूने वाले पानी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट 50 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में 1 मिनट के लिए धोएं। फिर एक बार दोबारा धोएं और छाया में सुखाएं। किसान भाइयों, इस क्रिया को करते समय दस्तानों का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, कार्बेंडिज्म 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। बीजों की बुआई कतारों में करें, जिसमें कतार से कतार 67.5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए बीजों की बुआई करें। यह ध्यान रखें कि बीज के ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी न गिरे, अन्यथा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किसान भाइयों, फसलों को खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडीमेथिलीन खरपतवार 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिनों के अंदर स्प्रे करें, जिससे फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी। परिणाम स्वरूप किसान भाइयों फसल से उपज भी अधिक मिलेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसी कला है जिसमें सांड से वीर्य लेकर उसको विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से संचित किया जाता है। यह संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संचित किए हुए वीर्य को मादा के गर्भाशय में रखने से मादा पशु का गर्भाधान किया जाता है। गर्भाधान की इस क्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहा जाता है। इसकी और अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अभिषेक बिसेन। आज हम आप लोगों को नस्ल सुधार के बारे में बताएंगे, क्योंकि भारत में बहुत सी पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारे देसी जानवर पाए जाते हैं, जो कि देसी में भी कुछ अच्छी नस्ल के हैं जिसमें बहुत से ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, लेकिन हमारे गांव देहात के एरिया में जो देसी पशु हैं इनमें बहुत ही कम दूध उत्पादन होता है। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, बहुत ध्यान दे रही है, जिससे कि हम पशु का नस्ल सुधार कर सकें। तो ऐसे में हम जैसे कि अपनी मालवी है, गिर है, साहिवाल है, ऐसे में जो कि बहुत कम उत्पादन की हैं, इसको हम उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जो अच्छे बुल हैं जिनकी प्रोजनी बहुत अच्छी है, जिसमें कि जो काफ निकलते हैं, जो बछड़े निकलते हैं, जो बछिया निकलती हैं, इसमें दुग्ध उत्पादन की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसे केसों में हम AI का यूज़ करके इसमें नस्ल सुधार कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है।
पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। नस्ल सुधार के लिए जैसे कि हम पहले टेस्ट करते हैं कि प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा ये बनाए जाते हैं, जो डिफरेंट सीमन स्टेशन है वहाँ अच्छे क्वालिटी के अलग अलग ब्रीड के सीमन होते हैं, जिसको हम ला के जानवर को गर्मी में आने के बाद एआई करते हैं। इससे क्या होता है कि पहली बार में अगर हम 50% भी पाते हैं, अगली बार में 75%, उसके अगली बार में उससे ज़्यादा, जिससे कि जो हमारे जानवर हैं 2-4 किलो दूध देने वाले हैं, आगे चल के उनके बच्चे और उनके बच्चे होके काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है, जिससे हमें 8 से 10 लीटर दूध का उत्पादन होने लगता है 4-6 सालों में। उसके बाद बढ़ती जाती है, जिससे कि हम एआई के द्वारा ही संभव है कि हम इसको कर सकते हैं। या दूसरा काम हम और कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा एडवांस टेक्निक है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्निक है, जो कि हम एज ए मदर को सेरोगेट मदर की तरह यूज़ करते हैं, और उसमें हम अच्छी क्वालिटी के जो भ्रूण हैं उसको यूज़ करके हम कई प्रोजेनी आगे तक विदिन ए टाइम, कुछ समय में, जो कि हम 10-12 सालों में कर सकते हैं, हम साल और 2 साल के अंदर कर लेते हैं। इससे भी ज़्यादा एआई से भी तेज तकनीकें चल रही है, जिस पे काम शोध चल रहे हैं और दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी, उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। एआई कैसे करें हम? एआई में सबसे पहले पशुपालक को याद होना चाहिए कि जब जानवर गर्मी में हो तभी एआई कराएं। एआई करते समय सबसे पहले कि आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो सीमन है उसको बहुत अच्छी तरह से रखा होना चाहिए। उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन आती है, जिसमें हम कई वर्षों तक, कई सालों तक हम इसमें सीमन को बिना खराब हुए रख सकते हैं। इसके लिए हमें रूटीन चेकअप करना चाहिए, जहाँ पे सीमन एक्स्ट्रा रखी हुई है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो जो किस कंटेनर में रखा हुआ उसमें प्रॉपर लेवल है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जब हम सीमन एक्स्ट्रा निकालते हैं तो निकालते समय भी सावधानियाँ रखनी चाहिए। उसको हम फोर्सेप से पकड़ के जो गर्म पानी में डालते हैं उसको बोलते हैं थॉइंग की प्रोसेस। थॉइंग की प्रोसेस में आपका जो पानी है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। पानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपकी थाइंग प्रॉपर हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो उसमें आपके सीमन की क्वालिटी जो है, स्पर्म की क्वालिटी, उसको डैमेज करेगा, और ठंडा है तो भी उसमें कोल्ड शॉक लगने का डर रहता है, जिससे आगे वो काम नहीं कर पाता और गर्भधारण नहीं हो पाता है। उसके बाद हम स्ट्रा को प्रॉपर कटिंग करना चाहिए, प्रॉपर एआई गन में लोड होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जानवर प्रॉपर गर्मी में भी हो, जांच चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद अगर लगता है कि जानवर प्रॉपर गर्मी में है, गर्मी के लक्षण शो कर रहा है और इस समय हमें एआई करना उपयुक्त है, तो उसी समय एआई करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे जानवर को छोड़ देना चाहिए। अगली साइकिल का इंतजार करना चाहिए 21 दिन का, जिसके बाद वो गर्मी में आए और एआई करिए। उसके बाद टेक्नीशियन सही होना चाहिए आपका, जो टेक्नीशियन है जो एआई करने जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर जगह पे एआई होना चाहिए, जिससे कि सीमन प्रॉपर पहुंच सके और उसमें फर्टिलाइजेशन हो सके उसमें। और कोई भी गंदगी जो रहती है, जिस समय आप उसमें पैरेक्टल एग्जामिनेशन करके गन को पास कर रहे हैं, उस समय उस योनि द्वार को कॉटन से साफ कर लेना चाहिए। प्रॉपर वल्वा को खोल के गन का जो अगला हिस्सा पोर्शन है उस पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी होगी तो आपको बाहर से इन्फेक्शन अंदर की तरफ ले जाएगा, जिसके पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन होती है, जिससे कि जानवर गर्भधारण नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सही समय का उपयोग करना चाहिए, सही गर्मी होनी चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 17 से 55% तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 8 से 16% तक रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान हवा लगभग 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ शुष्क मौसम रहने की संभावना है। किसान भाई सब्जियों व बागानों में सिंचाई अवश्य करें। सब्जियों व बागानों में वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए घास फूस या पॉलीथीन आदि की पलवार का प्रयोग करें। बेर के पौधों की कटाई छटाई का उचित समय है। कटाई छटाई करने से पौधे के कक्ष से जो नए प्ररोह निकलते हैं उन्हीं पर फूल और फल लगते हैं, जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है। छटाई करते समय सूखी और आपस में रगड़ खाती टहनियों को हटा दें। लेजर लैंड लेवलर से खेत को समतल करें। वर्षा जल संचयन भूमि तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें। गेंदा का पौधा तैयार करें। मोल्ड बोल्ड हल से खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं और स्वास्थ्य कार्ड में सिफारिश के अनुसार मृदा में पोषक तत्वों का उपयोग करें। बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्लूबेंडियामाइड 20 WG की 7.5 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, जिसे NPV के नाम से भी जानते हैं, का छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप बहुत अधिक है तो इसके लिए इंडोक्साकार्ब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बीटी कपास का सर्वोत्तम समय 1 मई से 20 मई है। बीटी कपास के बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। बीकानेरी नरमा की बुआई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है, परंतु बुआई मई के अंत तक भी की जा सकती है। कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए व्यापारिक गंधक के तेजाब का प्रयोग करें। 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। बीज के अंदर पाई जाने वाली गुलाबी लट की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार 4 से 40 किलोग्राम बीज को 3 ग्राम एल्यूमिनियम फास्फाइड से कम 24 घंटे धूमित करें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक कर सकते हैं। मूंगफली की सिफारिश किस्मों में TG 37A, HNG 10, HNG 69, HNG 123 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। कॉलर रॉट एवं जड़ सड़न रोगों की रोकथाम के लिए बुआई के 15 दिन पहले 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम प्रति बीघा की दर से 12 से 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर छाया में रख दें एवं बुआई के समय भूमि में मिला देवें। यदि अनाजों के भंडारण में सावधानी नहीं रखी जाए तो लगभग 25% तक अनाज भंडारण में ही कीटों चूहों आदि से खराब हो जाता है। अनाज को अच्छी तरह से सुखाकर गोदाम में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो अनाज कच्चे गोदामों में भंडारण करना चाहिए। भंडार घर को एल्यूमिनियम फास्फाइड या EBD से धूमित करें। यदि पुरानी बोरियों में अनाज रखना हो तो बोरियों को धूमित कर प्रयोग में लाएं। उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जानवरों में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख की कमी व उत्पादन में कमी आदि की समस्या रहती है। इसलिए उच्च तापमान से जानवरों की रक्षा करना अनिवार्य है।
पशुओं को नियमित रूप से नमक दें। आहार में खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त हो ताकि हार्मोन्स का संतुलन पशुओं के शरीर में बना रहे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अयाना, जिला कोटा के राजनाथ ने। आपने कम एरिया से अधिक उत्पादन लेने के लिए नई तकनीक वर्टिकल खेती के बारे में जानकारी चाहिए है। तो राजनाथ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। तो वेजिटेबल्स जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और हमारे स्टॉल में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करिए। पोषण वाटिका यूज़ कर रहे हैं, फिर वर्टिकल फार्मिंग आपके पास जो है अभी फ्लैट सिस्टम है। अर्बन जो हॉर्टिकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का यही है कि लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसमें जो है वरांडा है, उसमें आप अपना वर्टिकल गार्डन बनाइए, अपना सब्जी आप खुद उगाइए। साथ साथ में जो है हम लोग जगह स्पेस भी बचाना चाह रहे हैं मल्टी टायर सिस्टम से। उसमें जो है एक ही पीस ऑफ लैंड, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन अभी लैंड का पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह में आप तीनों सब्जियां लगाइए। नीचे के लेयर में जो है कोई रूट वेजिटेबल लगाइए या स्टेम वेजिटेबल जैसे पोटैटो हो गया या फिर जिंजर हो गया, अदरक हो गया, ये आप आलू या अदरक नीचे के लेयर में लगाइए। बीच वाले लेयर में जो है आप भिंडी लगा सकते हैं, बोड़ा लगा सकते हैं या फिर टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। और टॉप लेयर जो है उसका, उसमें जो है कोई वाइनी, जो कद्दू वर्गीय जैसे वाइनी कोई भी वेजिटेबल है, सब्जी है, उसको आप लगाइए। तो एक ही जो जगह है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं ज़्यादा, उससे जो है आपका पर यूनिट एरिया जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोग्रीन्स का जो है आपको छोटा सा ही एरिया चाहिए, उसमें आप काफ़ी अच्छा इंटेंस जो है सीड सोइंग करेंगे, अंकुरन जो होगा उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, घर ही में लगा के तुरंत खाइए। तो इससे जो है आपका जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप लगाइए। साथ साथ में हम ये भी दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से जो है आपका एस्थेटिक वैल्यू फ्लावर से भी आता है। ये आप नेचर इन मिनिएचर का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। जब थकान होती है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के बाद में जो है आप घर आते हैं, थोड़ा सा नेचर, छोटा सा नेचर ऐसे फाउंटेन करके ये आप अपने घर के साइड में रख सकते हैं। कंटिन्यूअस चलता रहेगा, शाम में आपका जो है स्ट्रेस रिलीव होता रहेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं।
साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हम लोग दर्शाना चाहते हैं। साथ साथ में हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है आप जान रहे हैं कि क्योंकि ये वैल्यू एडेड वेजिटेबल्स का भी जो है आप उसमें लगा सकते हैं। साथ साथ में जो है आपका अर्बन हॉर्टिकल्चर और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स भी जो है उसका जो स्पेस आपका है उसके साइड में आप एक हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसमें जो है आप लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हो गया या हाई वैल्यू वेजिटेबल लेट्यूस जैसे या चाइनीज कैबेज जैसे ऐसे वेजिटेबल्स को लगा के सालों भर उगा सकते हैं और अपना भी जो है एस्थेटिक वैल्यू भी उससे बिल्डिंग का बढ़ेगा। साथ साथ में आपको कल्टीवेशन भी बढ़ेगा। आपका न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको खाएंगे तो अपना उगा के खाने का जो महत्व होता है वो एक जगह पे सेटिस्फैक्शन भी बहुत देता है। साथ साथ में आपको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वो अच्छे से आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हमारा एम यही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दिलाए, साथ साथ में जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी आए। कैसे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं सब्जियों से, फूलों से, यही हम लोग अपने स्टॉल से दर्शाना चाह रहे हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।